सर्वप्रथम प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, सीनियर्स और मेरे सहपाठी को मेरा सादर प्रणाम और बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुमन कुमारी वर्ष 2022 की छात्रा और मेरे सहयोगी अंजलि कुमारी 2022 की छात्रा, आज हम दोनों आपके सामने बिहार के गौरव और व्यक्तित्व के बारे में अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा कुछ तथ्य पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के बारे में हम जितना बोले उतना कम है, लेकिन फिर भी कुछ तथ्य निकाल करके हम अपने प्रेजेंटेशन के द्वारा इस स्लाइड से आपको बताने जा रहे हैं जो भी बिहार। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिहार के गौरव और व्यक्तित्वों का जानने का सफ़र। अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्लाइड्स में हमने ली है अनुक्रमानिका, वो है वैभव में छठ पूजा। छठ पूजा बिहार के महापर्व के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है गांधी घाट, गोलघर, नालंदा विश्वविद्यालय, महावीर मंदिर, शेरशाह सूरी मकबरा। उसके बाद विशेष व्यक्तियों में हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और भावना कंठ। अनुक्रमानिका को डिटेल में जानने से पहले हम बिहार के परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध राज्य है। उसकी प्राथमिक भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा उर्दू को माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बिहार को देखें तो वो तीसरे स्थान पर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो वो 12वें स्थान पर आता है। बिहार में अब मैं बताना चाहूँगी बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं पौराणिक काल में बौद्ध धर्म की स्थापना बिहार और यूपी में सबसे प्रथम में हुई थी। अभी जैसे कि बिहार में जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी तब बिहार में अनेक विहार बने थे। विहार का अर्थात है निवास स्थान। अनेक विहार बनने के कारण बार बार बिहार का नाम पुकारा गया, जिससे कि बिहार का नाम बिहार पड़ा। यहाँ सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। विज्ञान, गणित, धर्म, खगोल और भारतीय दर्शन के क्षेत्र में भी इसने हमेशा सफलता हासिल की है। चलिए अब अनुक्रमानिका जो भी हमने ली थी, जैसे कि छठ पर्व, महाविश्वविद्यालय, उन सबको अब डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। छठ पूजा के बारे में जो भी अनुक्रमानिका हमने ली थी, तो छठ पूजा से अब हमारी जो सहयोगी हैं अंजलि वर्मा, वो आपको एक्सप्लेन करके बताएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं बिहार का महापर्व छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा बिहार में एक महापर्व और प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह बिहार के लगभग हर घरों में इसकी पूजा की जाती है। इसकी आराधना वर्ष में 2 बार होती है, पहली चैत्र शुक्ल षष्ठी को और दूसरी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। इसमें मुख्य रूप से छठी माँ और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। यह पर्व कुल 4 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन होता है नहाखा, जिसका प्रमुख प्रसाद होता है कद्दू की सब्जी और चावल। दूसरे दिन होता है लोहर, जिसका प्रमुख प्रसाद खीर और रोटी होता है। तीसरे दिन जो परवर्ती लोग होते हैं वो लोग शाम को डूबते हुए सूर्य को पूजा करते हैं, यानी अर्घ करते हैं। और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को देखकर अर्घ करके अपना व्रत तोड़ते हैं। इसका प्रमुख प्रसाद गेहूं का आटा और गुड़ से बना हुआ ठेकुआ होता है और खीर और रोटी। बिहार, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है और धीरे धीरे यह देश विदेश में भी प्रचलित हो रहा है। और अब हम जानेंगे गांधी घाट के बारे में। गांधी घाट पटना का सबसे लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध घाट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता महात्मा गांधी की अस्थियां यहाँ ही पे बहाई गई है। यहाँ पे प्रत्येक सप्ताह में शाम को की आरती की जाती है, जिसका दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। केसरी रंग के वस्त्र पहने पुजारी बड़ी श्रद्धा भाव से आरती करते हैं। यह हरिद्वार और वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती के समान ही होती है। शंख बजाने से इसकी शुरुआत की जाती है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एसपी गंगा बिहार नामक एक रिवर क्रूज जहाज महान यहाँ ही से चलता है। जहाज से आरती देखना अविस्मरणीय है।
गोलघर बिहार में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। इसका निर्माण 20 जनवरी 1784 में हुआ था तथा संपन्न हुआ था 20 जुलाई 1786 में। यह गवर्नर जनरल वॉरेन होस्टिंग द्वारा बनाया गया था। यह 235 साल प्राचीन है। इसके पीछे का इतिहास यह है कि 1770 में भयंकर सूखे में लगभग करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और उसी के लिए अनाज को स्टोर करने के लिए यह बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल 24 मीटर ऊंचा, आकार 125 मीटर, 3.6 मीटर चौड़ी दीवार है, 145 सीढ़ियाँ है, 1,37,000 टन यह अनाज स्टोर करने का क्षमता रखता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद हम पटना की तमाम खूबसूरतियों को देख सकते हैं, जैसे कि गांधी मैदान, गंगा जी। इसके आगे का भाग सुमन कुमारी बताएंगे। चलिए अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। यह पहला शैक्षिक संस्थान था। यहाँ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी छात्र भी अब शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी और उनके जो भी जनरेशन थे वो इसको आगे बढ़ाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय एक अद्भुत कला का स्थान है। इसमें 300 कक्ष, 7 बड़े कक्ष, 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय हुआ करता था जिसमें 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थी। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है, एक छोटी सी स्टोरी मैं इस पर सुनाना चाहती हूँ। जब एक प्राचीन काल की बात है कि ये बख्तियार खिलजी जो थे वो बहुत बीमार पड़ गए थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। वहाँ के अनेक हकीमों के द्वारा उनका इलाज कराया गया था, फिर भी वो ठीक नहीं हुए थे। तो उनको एक सजेशन के रूप में दिया गया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य हैं श्री राहुल भद्र, उनसे आप बात कीजिए और एक बार उनसे इस बारे में बात करके और उनकी औषधि का इस्तेमाल कीजिए। तो वो अपने दरबार में उनको बुलाए, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं कभी भी हिंदुस्तानी औषधि का इस्तेमाल करूं। फिर उन्होंने बुलवाया श्री राहुल भद्र को अपने साम्राज्य में। उसके बाद फिर वो बोले कि देखो मैं तुम्हारी औषधि का इस्तेमाल करूंगा, तुम जो भी मेरे लिए उपाय करोगे वो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं हिंदुस्तानी किसी भी औषधि का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसके अलावा तुमको इसे बिना औषधि का इस्तेमाल किए तुम्हें मेरा इलाज करना पड़ेगा। वो श्री राहुल भद्र थोड़ा सोचे, उसके बाद फिर बोले कि ठीक है। और वो जो बख्तियार खिलजी थे उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर आप मेरा इलाज नहीं करते हैं तो मैं आपका सर कलम करा दूंगा। तो श्री राहुल भद्र थोड़ा सोचे उसके बारे में। उसके बाद उन्होंने आइडिया लगाया कि मैं क्यों ना एक कुरान पुस्तक लूँ और उसमें जो औषधि होती है उसका लेप लगा दूँ। तो उन्होंने ये बख्तियार खिलजी के सामने एक पुस्तक पेश की जिसका नाम कुरान था और उसके हर एक पन्ने पे औषधि लगा दी। उसके बाद उन्होंने बख्तियार खिलजी को कहा कि आप इस पुस्तक को जितना चाहे उतना, जितना ज़्यादा पढ़ सके उतना पढ़ें। वो प्रतिदिन उस पुस्तक को पढ़ा करते थे, थूक लगा के पेज पलट करके पढ़ा करते थे। उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि उनकी तबीयत ठीक होने लगी। जब वो पूरे ठीक हो गए तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या इस हिंदुस्तानी व्यक्ति में था जो मेरे मौलवी में नहीं था, मेरे जो भी हकीम थे उनमें नहीं था, वो मेरा इलाज नहीं कर पाए। तो जलन के वजह से उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को बोल दिया कि इसे आग लगा दो और जितने भी वहाँ पे 10,000 छात्र हैं, 2,000 शिक्षक हैं, सबको मार दिया जाए। तो उनके ऐलान की वजह से सबको मार दिया गया, पूरा महाविश्वविद्यालय को जला दिया गया। और कहा जाता है कि 3 लाख वहाँ के जो लाइब्रेरी थी सिर्फ उसमें 3 लाख पुस्तकें थी, उसको जलने के लिए सिर्फ पूरे 3 महीने का वक्त लगा। इसके बाद आगे बढ़ा। इसके बाद हम जानते हैं महावीर मंदिर के बारे में। महावीर मंदिर एक प्रसिद्ध और पौराणिक मंदिर है। महावीर मंदिर का अस्तित्व 300 साल से है। उस समय भी लोग दूर दूर से दर्शन करने आया करते थे। उस समय महावीर की 2 प्रतिमाएं वहाँ पे मौजूद थी। एक प्रतिमा दुख हरने के नाम से जानी जाती थी और दूसरी प्रतिमा मनोकामना पूरी करने के नाम से जानी जाती थी।
वहाँ पे उस समय भी जब बहुत पौराणिक काल था तब भी लोग घोड़े गाड़ी से दूर दूर से वहाँ पे दर्शन करने आया करते थे। 1730 में स्वामी बालानंद ने इसकी स्थापना की थी। 1948 में पटना हाईकोर्ट द्वारा इसे सार्वजनिक मंदिर के रूप में घोषित कर दिया गया था। आचार्य किशोर कुणाल द्वारा वहाँ मंदिर की देखरेख बहुत बेहतरीन तरीके से की जाती है। अभी भी यह मंदिर बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कोरोना काल में भी महावीर मंदिर ने बहुत सारा अपना योगदान दिया, बहुत सारे लोगों को खाना पीना दवाइयाँ उपलब्ध कराई। महाभारत काल और रामायण काल के भी प्रमुख प्रतिमाएं वहाँ पे मौजूद थी। जैसे कि महाभारत काल में जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते रहते हैं उस समय की भी प्रतिमा वहाँ मौजूद है। और रामायण काल की ये जब राम जी सबरी के यहाँ सबरी का जूठा बेर खाते हैं उस समय की भी प्रतिमा वहाँ मौजूद है। वहाँ के महावीर मंदिर के प्रमुख प्रसाद नैवेद्यम लड्डू है। शेरशाह सूरी मकबरा भारत के बिहार राज्य सासाराम में है, जो कि बिहार को गौरवित करता है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1540 से 1545 के बीच में हुई। यह मकबरा 500 साल पुरानी है। इसका योगदान दुनिया के विकास में और मुगलों को हराने में किया गया था। इसके अगर सौंदर्य की बात करें तो यह झील के बीच में स्थित और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इस्लामिक आर्किटेक्ट भी पाया जाता है, जैसे कि वहाँ पे दूसरे देश के भी आर्किटेक्ट आकर के इस मकबरे को डिज़ाइन किए थे। इसके बाद का प्रेजेंटेशन हमारी सहयोगी अंजलि कुमारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं बिहार के विशेष व्यक्तियों के बारे में। पहले नंबर पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इनका जन्म 25 मार्च 1916 के डुमराव बिहार में हुआ था। क्या कहा जाता है कि शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही दिया जाता है। सन 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के तीसरे संगीतकार थे। इन्होंने कई रत्न प्राप्त किए, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौका पर दिल्ली लाल किले में अपनी प्रस्तुति से सब लोगों को मंत्रमुग्ध किया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इन्हें बुलाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिनका जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था। इनका 1962 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में भी अपना मुख्य योगदान दिया था। यह महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही बहुत अच्छे देश के संचालक भी थे। हो गया। जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 सिताबदियारा सारण बिहार में हुआ था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1989 पटना बिहार में हो गया था। जेपी अथवा लोक नाम के नायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे। 1936 में जयप्रकाश नारायण ने क्यों समाजवादी नामक एक पुस्तक लिखी थी। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष के नेतृत्व करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे हो रहा है। जब आगे बढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हो पीछे हो रहा है। सर इसमें पीछे हो रहा है। इसके आगे कब बताएंगी सुमन कुमारी। भावना कंठ भारत की पहली महिला सेनानी पायलट है। भारतीय वायुसेना में पहली बार भारतीय महिला को युद्ध पायलटों में शामिल किया गया है, जिनमें मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी है। इनका भावना कंठ का जन्म 1 दिसंबर दरभंगा में हुआ था। पुरस्कार के रूप में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 9 मार्च 2020 में दिया गया था। आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।